जय हिंद। युद्ध भूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीता जाता है और शत्रु की कमजोरियों पर इतना तीव्र गति से प्रहार किया जाता है ना, ताकि उसे संभलने का कोई मौका न मिल पाए और वो रणभूमि आपकी हो जाए। ठीक उसी तरह जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको यह ध्यान रख देना पड़ेगा कि हम कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े और किस तरीके से हम पढ़े कि हम पास हो जाए। ठीक है, पढ़ना सिर्फ ज्ञान लेना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आप पीएचडी करके यहाँ पे पंडित नहीं बनने वाले हो। ठीक है, विद्वान नहीं बन जाओगे। जनरल चीजें बातें आपको जानना है, फिर आपको एग्जाम क्लियर करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। और जिंदगी में उन लोगों को इग्नोर करो, ठीक है, जो आपको फालतू है, जो आपको जिंदगी में परेशान करते हैं, भाव कम देते हैं, उसको सीधा एकदम ब्लॉक करो। ठीक है, एकदम उसको भाव नहीं देना है और उसको इग्नोर करो। अब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले चलो। जो सहयोगी हैं उनका सम्मान करना सीखो। जो आपको हर एक कठिनाई में आपको साथ दिए हैं, उनका सम्मान आपको बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहले आपको यहाँ पे देखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछा गया है, तो सबको पता है। इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन भी पता क्या है कि 1885 ईस्वी में क्या होता है, इसका स्थापना होता है। तो कौन व्यक्ति थे? तो कहे कि ए ओ ह्यूम व्यक्ति थे, जो क्या थे, ये स्थापना इसका किए थे। ये कौन था? तो कहे कि ये ब्रिटिश अधिकारी था। कौन था भैया? तो कहे कि ये ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी था। अब आपके दिमाग में एक घूमेगा एक चीज, अच्छा इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात कर देते हैं तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कहे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? तो कहे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपके दिमाग में तो ये घूमेगा, तो कहे कि हाँ बिल्कुल घूमेगा। तो देखिएगा, प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात कर देते थे तो होना था कहाँ में? तो कहे कि पूना में होना था। ठीक है, बट पूना में क्या हो गया ना कि वहां प्लेग फैल गया। वहां पे क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। तो जब प्लेग फैल गया तो वहां तो होगा नहीं, तब कहाँ हो गया? तो इसका अगर बात करते हैं आयोजन कहाँ हुआ, तो कहे कि अब होगा बंबई में होगा। ठीक है, बंबई में कहाँ? बड़ा सारा शहर है, तो बंबई में कहाँ? तब बंबई में हुआ था ग्वालियर टैंक में। कहाँ में? तो कहे कि ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं तो ग्वालियर टैंक भी तो कुछ तो बड़ा स्थान होता, कोई ना कहीं जगह पे तो बैठा होगा। तो कहे कि हाँ, वो स्कूल का एक नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुल दास तेजपाल, ये आपको बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तेजपाल, तेज नहीं तेज। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं तेजपाल संस्कृत विद्यालय में क्या हुआ था? इसका प्रथम आयोजन हुआ था। ठीक है, अगर आपके दिमाग में घूमेगा कि अच्छा कितने व्यक्ति भाग लिया था, तो हाँ बिल्कुल आपके दिमाग में घूमना भी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। तो कितने व्यक्ति? तो कहे कि 72 व्यक्ति भाग लिए थे। अब आपके दिमाग में एक चीज उठेगा कि अच्छा, एक मिनट, जब 72 व्यक्ति भाग लिए थे तो इसमें अगर बात कर देते हैं कि इसमें मुस्लिम कितना था, तो मुस्लिम की अगर हम बात कर देते हैं तो इसमें मुस्लिम कितने व्यक्ति था? तो कहे कि 2 व्यक्ति था। तो आपके दिमाग में एक घूमेगा कि अच्छा महिला, तो महिला एक को भी नहीं थी। महिला क्या थी? तो 0 थी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं दूसरा अधिवेशन का, तो दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता कहाँ हुआ था? तो कहे कि कलकत्ता में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो कहे कि कलकत्ता में हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो कहे कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और नौरोजी के सहयोग मतलब नौरोजी के राय से ही क्या किया गया था कि इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसको क्या बदल दिया गया? तो चेंज करके आपको क्या बदल दिया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बदल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय क्या हो गया? तो कहे कि कांग्रेस हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। किनके सिफारिश पर? तो कहे कि दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर। ठीक है, चलिए अब आपके दिमाग में उठेगा अच्छा तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिएगा, तीसरा अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहे कि तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो कहे कि बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तैयब जी। अब अगर बात करते हैं तैयब जी की, अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से व्यक्ति हैं? तो कहे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। अब यहाँ तो कंप्लीट हो गया, तो कहे कि हाँ मुस्लिम अध्यक्ष है। चौथा की अगर बात कर देते हैं तो चौथा कहाँ हुआ था? तो कहे कि इलाहाबाद में हुआ था। अभी इलाहाबाद में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो कौन किया था? तो कहे कि जॉर्ज यूले नामक एक अंग्रेज था, जॉर्ज यूले किया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हमें पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिएगा, प्रथम महिला की अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा 1917 में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। कहाँ में होता है? तो कहे कि कलकत्ता में होता है। ठीक है, कलकत्ता में होता है। अब कलकत्ता का अधिवेशन कौन कर रही थी? तो कहे कि एनी बेसेंट। अब ये एनी बेसेंट थी। अब एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो कहे कि ये आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड की महिला थी। तो इंडियन महिला तो है नहीं, तो कहे कि नहीं भैया ये तो विदेशी महिला है। तो किसकी अध्यक्षता कर रही है? 1917 ईस्वी की जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है 1917 ईस्वी में, कहाँ में? तो कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता करती है कौन? एनी बेसेंट। तो ये तो प्रथम महिला होगी। अब आपसे पूछता है कि
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिएगा 1925 ईस्वी में अधिवेशन हो रहा था, तो कहिए कि वो अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो कहिए कि कानपुर में हो रहा था, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करती है? तो कहिए कि सरोजिनी सरोजिनी नायडू करती है। कौन करती है? तो सरोजिनी नायडू। तो ये व्यक्ति कौन है? तो सरोजिनी नायडू ये है, भारतीय है। तो ये प्रथम भारतीय महिला हो गई कि नहीं होगी? तो कहिए कि हाँ, भारतीय केवल महिला बोल देगा तब आपको एनी बेसेंट। अगर बात करते हैं एनी बेसेंट की, अगर हम बात कर देते हैं तो एनी बेसेंट का पुस्तक लिखा गया था, वो पुस्तक का नाम क्या है? तो कहे कि कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ इसका क्या है? तो कहे कि कॉमनवेल्थ इसका क्या है? तो कहे कि एक पुस्तक है, और एक क्या है? तो कहे कि न्यू इंडिया इसका एक पुस्तक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और हम बताएंगे एनी बेसेंट के बारे में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है। तो समझ में आ गया। और यही जो थी सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला क्या थी? राज्यपाल भी बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अगर इस तरीके से जब आप पढ़िएगा ना, तब आपको क्या होगा ना कि आपको फास्ट रिवीजन भी होगा, और जो कोई चीज जो आपको नया लगेगा वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका तो आंसर तो आपको पूरी तरह से मिल गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रथम महिला बोला गया है, प्रथम महिला, भारतीय का नाम नहीं लिया था, कौन सा हो जाएगा? तो एनी बेसेंट। और सरोजिनी नायडू के तो बारे में पता चल गया। अगर बात करते हैं अरुणा आसफ अली, तो अरुणा आसफ कौन थी? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो कि हाँ बिल्कुल हुआ था। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक की अगर हम बात कर देते हैं, तो ग्वालियर टैंक में क्या हुआ था? ग्वालियर टैंक में ये कांग्रेस का झंडा फहराई थी। कौन थी? तो कांग्रेस का झंडा ये फहराई थी, कांग्रेस का झंडा फहराई थी। कौन? तो कहे कि अरुणा आसफ अली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। क्या बोला गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? देखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर बात कर देते हैं, तो ये व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। तो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले ही जो थे इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो कहे कि ये गांधी जी के गुरु जी हैं। समझ में आ गया? किसका गुरु जी हैं? तो कहे कि गांधी जी के गुरु जी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा है अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो गीता रहस्य इन्हीं को लिखा गया है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं गीता रहस्य के बाद में, आपको केसरी जो है बुक जो देखे हैं इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कौन से भाषा में? तो कहेगी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। सॉरी, ये मराठा लिखा गया अंग्रेजी भाषा में, ये लिखा गया है मराठी भाषा में, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं ये किसका, फिर केसरी हो गया, फिर उसके बाद में एक मराठा जो किताब है वो लिखा गया है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट के बारे में तो अभी हमने देखा, कॉमन बिल आपको देखा, ठीक है, कॉमन बिल देखा, और फिर उसके बाद में न्यू इंडिया देखा। न्यू इंडिया इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। अगर बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक लिखा क्या गया था? तो द पॉवर्टी, हाँ, एक पुस्तक क्या लिखा गया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इनके द्वारा एक पुस्तक क्या लिखा गया था? द पॉवर्टी, लिख देते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, रूल इन इंडिया, इनकी के द्वारा पुस्तक लिखा गया था। तो कहे कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। चलिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही ये व्यक्ति क्या किए थे? कांग्रेस का इसका नाम बदला गया था, ठीक है। और ये यही व्यक्ति जो थे फिंसबरी से लड़े थे। कहाँ से? तो कहिए कि फिंसबरी, ये इंग्लैंड में जो पड़ता है, फिंसबरी में ये लड़े थे और वहां से चुनाव जीत करके गए थे, ठीक है। चलिए पूरा तो आंसर मिल गया। आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ नाम के बरतते हैं कि यार भैया हम पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, का होने जाना है। अरे भाई कुछ नहीं होने जाना। जब दोस्त का सिलेक्शन होगा ना, तो कलेजवा में जानते हैं 5-6 को एकदम चाकू एक की तरफ भोंकाएगा, तो समझ में आएगा कि अरे भाई कितना दर्द होता है। तो इसीलिए भाई पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। आप मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता मेरे दोस्त, कभी भी नहीं जाता है बेकार। आप इस क्षेत्र में नहीं माहिर बन पाओगे ना, कोई और क्षेत्र आपका बेसब्री से इंतजार करेगा, आप वहां जाकर के माहिर बन जाओगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पढ़े मेहनत किए नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सब मेहनत खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, उसका सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक जब आप मेहनत कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलती है। भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। वो इतना छोटे मोटे काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि किसी के साथ वो बेईमानी कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? किसी के साथ वो बेईमानी नहीं कर सकते हैं। समझने की सृष्टि का रचयिता है वो, छोटे से छोटे चीज को भी ध्यान रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी तो समझना नहीं समझना आपके काम है, ठीक है। चलिए तो ये अब अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? अरे भाई पेन गिर गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर देते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो देखिएगा, इसके संस्थापक की अगर बात कर देते हैं तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अभी पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में तो पता चल गया कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये संस्थापक थे। बट इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक को आपको पूछा जाता है हिंदुस्तान। ठीक है, ये हिंदुस्तान इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक था। एक पुस्तक लिखा गया था मर्यादा, किनके द्वारा? तो कहे कि ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, एक है अभ्युदय। ठीक है, ये अभ्युदय किनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था? तो ये आपको सभी के सभी ये आपको लिखा गया है ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक और हम बता जब आ गया है यहाँ पे तो हम बता ही देते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय लिख देते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और एक व्यक्ति कौन है? तो नीचे ऊपर में आपको दिखाई पड़ रहा है पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों के द्वारा क्या इंडिपेंडेंट पार्टी का स्थापना किया गया था। इंडिपेंडेंट पार्टी का स्थापना किया गया था। तो आपको इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी स्थापना कब होती है? तो कहे कि 1922 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय और किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर तो मिल गया आपको। आगे देखते हैं, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पुर्तगाली सबसे पहले आया था कब? पुर्तगाली तो वास्को डी गामा, ये तो हर एक बच्चा को पता है। अब जानते हैं यही सब क्वेश्चन बना करके जो बाहर से लेकर आता है ना, तो एक आध को पूछ देता है तो पूरा कलर वगैरह टाइट करके चलता है। हम तो एकदम धजिया उड़ा के रख दिए, 40 क्वेश्चन तो ऐसे बना दिए। पढ़ते ना तो हम तो एकदम पूरा रंगिए देते। अरे भाई तुम पढ़ लेता ना तो ये 40 से 41 नहीं हिलता। ठीक है ना, वो हर एक को दिया जाता है कि 40 नंबर तुम बनाओ बेटा, 40 नंबर बनाओ। ठीक है ना, ऐसा नहीं, ऐसा भी मत समझिएगा कि पढ़ के क्या कर लीजिएगा। देखिएगा, मेहनत आपको रेगुलरिटी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा गोवा से पूर्व की अगर बात करते हैं तो 1498 ईस्वी में क्या था कि वास्को डी गामा भारत आया था। तो सबको पता है। ठीक है, वास्को डी गामा। अगर बात कर देते हैं तो 1503 ईस्वी में क्या था? तो 1503 ईस्वी में एक कोच्चि में इसका अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। कोच्चि में क्या क्या था? प्रथम फैक्ट्री, यानी मुख्यालय हेडक्वार्टर यहीं पे बना लिया था। ठीक है, पुर्तगाली। अगर बात करते हैं 1505 ईस्वी में क्या था पुर्तगाली की अगर हम बात कर देते हैं तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या था? इसका प्रथम गवर्नर बनता है। ठीक है, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका प्रथम गवर्नर बनता है, अल्मीडा। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं तो फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा खत्म हो जाता है। फिर 1509 ईस्वी में कौन आता है? तो के अल्बुकर्क आता है, और 1509 ईस्वी में आता है, और 1510 यहाँ पे लिख देते हैं अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क आता है, अल्बुकर्क आता है। अब 1509 ईस्वी में बनता है। अब 1510 ईस्वी में क्या करता है कि ये गोवा को छीन लेता है। किससे? तो कहे कि बीजापुर से छीन लेता है। ठीक है, बीजापुर का हिस्सा था गोवा, और उसको क्या कर लेता है? बीजापुर से क्या कर लेता है? तो छीन लेता है। ठीक है, वह तो आपको पूछा जाता है, पता है क्या कि बीजापुर का उस समय शासक कौन था? तो उस समय का शासक था यूसुफ आदिल शाह। याद रखिएगा। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह वहां का शासक था, उससे क्या कर लेता है? छीन लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1530 ईस्वी की बात है। ठीक है, फिर 1530 ईस्वी में क्या करता है कि ये कोच्चि से स्थापना, यानी 1530 ईस्वी में अपना जो हेड क्वार्टर है, यानी राजधानी जो है, ये 1530 ईस्वी में कहां से कर लेता है? तो कहे कि कोच्चि से कहां कर लेता है? या कोच्चि से गोवा कर लेता है। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला तो आपको देखिएगा, पहला क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर था। ठीक है, चलिए 1503 ईस्वी में फैक्ट्री लगाया था कोच्चि में, और फिर 1510 ईस्वी में क्या था कि गोवा को मिला लेता है। ठीक है, वहां का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, कौन मिलाता है? तो कि अल्बुकर्क। ठीक है, अब फिर उसके बाद में राजधानी कब बनाता है? तो 1530 ईस्वी में गोवा से कोच्चि से कहा? तो गोवा चला जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व, तो गोवा से पूर्व, तो गोवा से पूर्व कौन था? तो कहे कि कोच्चि था। तो ऑप्शन क्या चल जाएगा? कोच्चि, ऑप्शन नंबर 1 चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहां भेजा? अरे भाई कहां भेजा था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो रंगून भेजा था। मेरे पिया गए रंगून, ये वाला गाना याद है ना? चलिए, तो काफी आसान क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करते हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम किनके द्वारा लिखा गया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम की अगर हम बात कर देते हैं तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था, कालिदास के। ठीक है, लेकिन पूछा हमें क्या गया है? कालिदास के। तो प्रथम अंग्रेजी का जो किए थे ये कौन किए थे? तो ये किए थे विलियम जोन्स किए थे। कौन से? तो विलियम जोन्स किए थे।
ठीक है। ये अंग्रेजी में अनुवादक करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विलियम जोन्स। तो नेहरू नहीं, चेतन भगत नहीं, बाला जॉन निकोलसन नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स जो व्यक्ति थे वो अभिज्ञान शकुंतलम का जो नाटक है, जो पश्चिमी भाषा में प्रथम नाटक ऐसा है जिसको क्या किया गया था, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था, अभिज्ञान शकुंतलम का। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कहे कि कालिदास। अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? तो कहे कि विलियम जोन्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अब देखिएगा इस सब क्वेश्चन को ना आपको सोचने पर थोड़ा सा आपको मजबूर करता है। ठीक है, रटने वाले जो रट्टूमल तोते होते हैं ना वो तो जब ही करते हैं। देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं, पहले हम अच्छे से चलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिएगा बात करते हैं कब की, तो बात करते हैं देखिएगा 1942 ईस्वी में, चलिए छोड़ देते 42 छोड़ देते हैं, 1943 से लेकर के चलते हैं। 1943 से लेकर के 1947 ईस्वी तक क्या था कि लॉर्ड बेबल था। क्या था? तो कहे कि लॉर्ड बेबल था। तो लॉर्ड बेबल क्या था? तो कहे कि लॉर्ड बेबल ये तो वायसराय था। तो कहे कि हाँ भैया ये वायसराय था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे कि जो कोई दिक्कत नहीं है, वायसराय था। ठीक है, फिर 1947 ईस्वी का जो एक्ट आता है, तो 1947 ईस्वी के एक्ट से, अच्छा उस एक मिनट अभी रुक जाइए, अभी पहले इसको भी रुक आओ कर देते हैं। अब ये क्या था कि अब इसको लॉर्ड बेबल की जगह अब किसको अब बना दिया गया वायसराय? तो कहे कि लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया गया, लॉर्ड माउंट बेटन को बना दिया गया, बेटन को बना दिया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन अब क्या बनता है? तो कहे कि वायसराय बन जाता है, वायसराय बन जाता है। ये कब की घटना है? तो कहे कि मार्च 1943 सॉरी ये मार्च 1947 ईस्वी में इंडिया में आ जाता है और कार्यभार संभाल लेता है। ठीक है, अब यानी मार्च 1943 से अब क्या बन गया है? तो कहे कि अब ये बन गया है भारत का वायसराय बन गया है। बट अब क्या था, 1947 ईस्वी का एक्ट आता है, तो 1947 का एक्ट आता है। तो 1947 का एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था कि जो वायसराय जो है ना, ये वायसराय का नाम को अब बदल करके क्या कर दिएगा? भारत का गवर्नर जनरल कर दिएगा। भारत का पुनः पहले वाला ही क्या कर देगा? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल कर दिया गया। तब आपके दिमाग में उठेगा कि आप देखिएगा स्वतंत्र भारत यानी भारत का अंतिम वायसराय अब कौन हो गया? तो भारत का अंतिम वायसराय किसके समय में? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हो रहा है। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन हो गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। अंतिम वायसराय कौन हो गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। अगर पूछेगा कि अब भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, क्योंकि अब 47 में तो हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त को, तो स्वतंत्र भारत का अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएगा? तो यही लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। देख चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमें पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, बोला क्या गया कि आखिर से एक पूर्व, देखिएगा क्या बोला गया, कहाँ गया जी, हाँ देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आखिर से एक पूर्व था। आखिर में कौन है? तो आखिर में तो आखिरी के वायसराय कौन है? तो कहे लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन है जी, यहाँ में तो खत्म हो जाता है। फिर वायसराय का देखिए पद यहाँ पे तो खत्म हो रहा है 47 में। तो आखिर में तो लॉर्ड माउंटबेटन है, तो आखिर से एक पूर्व कौन है? तो लॉर्ड बेबल ही तो है, देख रहे हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा? तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान में होश में थोड़ा क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है, तो क्या इतना भी नहीं जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में? चंपारण सत्याग्रह के बारे में सबको पता है, 1917 ईस्वी में। इसको हम क्या बताएंगे, इसमें एक क्वेश्चन है का कि महात्मा गांधी को इस समय जान बचाया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी को, तो आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी को जान कौन बचाया था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जान बचाया था कौन। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, हमने कई बार बताया भी है। चलिए यहाँ 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को क्या किए थे महात्मा गांधी जाकर के वहां आंदोलन किए थे, अधिक सत्याग्रह किए थे, फिर उसके बाद में ये हटा था। ठीक है, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो 1938 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, कौन थे? तो कहिए कि जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अब ये जवाहरलाल नेहरू जो थे, यही जो क्या किए थे, नेशनल हेराल्ड नामक एक पत्रिका का क्या किए थे, आपको प्रकाशन किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको, सॉरी जवाहरलाल नेहरू ना है, तो जवाहरलाल नेहरू 2 में है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया कि जालियांवाला बाग कहां पर है। अब सबसे पहले जालियांवाला बाग सबको पता है कि 13 फरवरी 1919 ईस्वी को हुआ था। बट पता है नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप कुछ को लगता होगा ना कि हम नॉर्मल क्वेश्चन बना करके खुद को 30 मार्क खा समझ रहे हैं ना, तो ना 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 गलती मत कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन कहाँ से घुमा देगा ना कि होश ठिकाना में आ जाएगा, और वही एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जिंदगी भर आहे भरते रहिएगा तो फायदा तो है नहीं। तो इससे अच्छा भाई कि जब पढ़िए रहे हैं तो थोड़ा सा और घुस के पढ़िए ले, क्या दिक्कत हो ना जाना है।
कुछ तो होना जाना तो है नहीं। अरे जितना देरी फोनमा पे फोन आते हैं तो कुछ फायदा तो होना जाना है नहीं, टाइम वेस्ट, नींद खराब, सब कुछ खराब है तो होता है। तो इससे अच्छा है कि इस पे ध्यान दे दिया जाए। तो देखिएगा जालियांवाला बाग की अगर हम बात कर देते हैं तो जालियांवाला बाग सबसे पहले आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि ये कौन से व्यक्ति के था। तो एक व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, जल्ली। ठीक है, इस जल्ली नामक व्यक्ति का ही ये क्या था, बाग था। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्या था ना कि एक एक्ट आया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट कब लागू हो गया था, तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को क्या हो गया था, लागू हो गया था। सबको पता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके विरोध में महात्मा गांधी करते हैं क्या, इसके विरोध में कि देशव्यापी हड़ताल कर देते हैं। ठीक है, देशव्यापी क्या करते हैं, तो कहिए कि हड़ताल कर देते हैं। अब ये हड़ताल कब की होता है, तो डेट पूछा जाता है तो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या कर देते हैं, ये हड़ताल कर देते हैं। अब हड़ताल करते हैं और इसी के सिलसिले में सब बातचीत चल रहा था। तो 13 अप्रैल की घटना है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की घटना है कि एक व्यक्ति था, कौन, तो कहे कि हंसराज नाम एक व्यक्ति था। अब जा करके जनरल डायर को, जनरल रेजिनोल्ड, देखिएगा आपको समझना है यहाँ पे, जो वहां पे मैदान पर जो गया था ना, रेजिनोल्ड था। ठीक है, रेजिनोल्ड, रेजिनोल्ड डायर था। ठीक है, रेजिनोल्ड डायर था। और जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, जनरल ओ डायर था। ठीक है, जनरल ओ डायर था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जनरल ओ डायर था। जो वहां पर जो घटनास्थल पर मौजूद था, रेजिनोल्ड डायर था। और वो जो गवर्नर जो था, ये वहां पे गवर्नर लिख देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। ये गवर्नर जो था वो जनरल ओ डायर था। समझ में आ गया, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, ये घटनास्थल पर ये मौजूद था। ठीक है, अब यही क्या करता है कि गोली चलवा देता है वो बाग में, क्योंकि चारों तरफ से तो ऐसे था, ऐसे चारों तरफ से बंद है, अब एक ही दरवाजा है, बीच में कुआं है, यहाँ से घुस करके चारों तरफ अंधाधुंध गोली चलवा देता है। ठीक है, अब यही घटना के विरोध में क्या होता है कि एक कमीशन का गठन किया जाता है। वो कमीशन का कौन है, मतलब इस घटना को जांच के लिए हंटर कमीशन का क्या किया जाता है, तो कहे कि गठन किया जाता है। तो ये हंटर कमीशन में पता है कि 5 गो अंग्रेज था, क्या था, तो कहे कि 5 अंग्रेज था। और 3 गो व्यक्ति कौन थे, तो कहे कि भारतीय थे। 3 व्यक्ति कौन थे, तो कहे कि भारतीय थे। तो पता है अंग्रेज को तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको भारतीय को पूछ देगा कि बताओ भाई ये भारतीय कौन कौन थे। तो देखिएगा शीतलवाड़ थे, एक थे शीतलवाड़, शीतलवाड़, और एक थे साहबजादा, साहबजादा। ठीक है, और एक थे कौन, तो जगत नारायण। एक कौन थे, तो कहे कि जगत नारायण। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है कि 3 जो मेंबर थे वो कौन थे, तो ये शीतलवाड़, साहबजादा, और एक कौन थे, तो कहिए कि एक जगत नारायण थे। ठीक है, अब इसके विरोध में शंकरन नायर एक व्यक्ति थे, शंकरन नायर। अब ये शंकरन नायर जो थे कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या कर देते हैं, तो कार्य, यहाँ पे लिख देते हैं, कार्य कारिणी परिषद से क्या कर देते हैं, ये इस्तीफा देते हैं कि ले भाई ले, हम तुम इतना हमारे आदमी को, 1,000 आदमी को तुम मार रहा है और हम तुम्हारे कार्यकारिणी परिषद के मेंबर रहेंगे, न न, लो भाई तुम लो। अब कितने व्यक्ति को मारे जाने की वो सूचना प्रदान करता है, कहता है कि 379 व्यक्ति मारा गया। और भारतीय स्तर पर भी इसका जांच एक किया गया। ठीक है, तो उसके मेंबर कौन थे, तो किसका नेतृत्व प्रदान किए थे, तो नेतृत्व प्रदान किए कि कौन, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। और एक व्यक्ति और कौन थे, तो कहे कि महात्मा गांधी थे खुद। ठीक है, और एक व्यक्ति कौन थे, तो एक व्यक्ति आपको ये जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी कौन हो गए, तो कहे कि मोतीलाल नेहरू। समझ में आ गया, मोतीलाल नेहरू। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, समझ में सब कुछ आ गया, तो कहे कि हाँ समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इसको आंसर चलते हैं। तो ये कहाँ हुआ था, जालियांवाला बाग पड़ता कहाँ है, तो कहिए कि ये अमृतसर में पड़ता है, अमृतसर में पड़ता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है, तो महामना के नाम से अभी हम जान रहे हैं कितने के बारे में, पंडित मदन मोहन मालवीय के, पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहीं कि नहीं। इनके द्वारा पुस्तक कौन कौन लिखा गया था, तो अभी हमने चर्चा किया अभ्युदय, फिर उसके बाद में एक चर्चा किया कौन, तो एक चर्चा किया हिंदुस्तान, और एक और चर्चा किया कौन सा, तो कहे कि मर्यादा। ये किनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, तो कहे कि ये आपको पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया है। और इनको किन की एक और उपनाम क्या है, तो महामना के नाम से जाना जाता है। ये बीएचयू का स्थापना की है। तो आंसर हो जाएगा कौन, मालवीय, खाली ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केवल देख रहे हैं शॉर्ट, केवल टाइटल देख करके आगे बढ़ गया।
ठीक है। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब देखिएगा, इस चीजों को समझिएगा। ठीक है, चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना, तो इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर हम बात कर देते हैं, तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब होता है? तो कहे कि 1923 ईस्वी में होता है। कब की घटना है? तो कहे कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। तब आपके दिमाग में पूछेगा क्या, अच्छा अच्छा, कौन कौन? तो देखिएगा, दो व्यक्ति थे। एक थे चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास थे। अब ये चितरंजन दास जो थे, अब एक व्यक्ति चितरंजन दास क्या थे? तो कहे कि ये अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। अब ये मोतीलाल नेहरू क्या थे? तो कहे कि इसके महासचिव थे। इसके क्या थे? तो कहे कि महासचिव थे। महासचिव थे। अब ये चितरंजन दास को पता है, चितरंजन दास की अगर हम बात कर देते हैं, तो चितरंजन दास 1922 ईस्वी का गया अधिवेशन किए थे। 1922 ईस्वी का कांग्रेस का गया जो अधिवेशन हुआ था ना, उसी का ये अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, इनको नाम से एक उपनाम की अगर बात कर देते हैं, तो उपनाम से जाना जाता है क्या? तो कहे कि देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो कहे कि देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आंसर पर चलते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा, वल्लभ भाई पटेल तो नहीं, मोतीलाल नेहरू है, तो बिल्कुल थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन आगे देखते हैं, रविंद्र टैगोर, वीर सावरकर। तो ऑप्शन नंबर क्या मार के चलेंगे? एक। ठीक है, क्योंकि अब तो चितरंजन दास तो है ही नहीं, तो इसलिए हमको एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर हम बात कर देते हैं कि इनसे कौन कौन से और व्यक्ति यानी स्वराज पार्टी से कौन कौन व्यक्ति संबंधित थे, तो एनसी केलकर। ठीक है, एनसी केलकर ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे। और ये श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर जो थे, ये भी आपको किससे संबंधित है? अयंगर जो थे, ये सभी के सभी किससे संबंधित थे? ये सभी के सभी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, चलिए, आगे क्या बोला गया है कि भारत के किस गवर्नर जनरल में विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? आसान क्वेश्चन है, तो सब कुछ पता है कि 1848 से लेकर के 56 ईस्वी तक कौन रहा था? तो कहिए कि ये कौन रहा था? तो कहिए कि लॉर्ड डलहौजी रहा था। लॉर्ड डलहौजी रहा था, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी रहा था। अब ये लॉर्ड डलहौजी, ये व्यक्तिगत सिद्धांत उसी को बोला गया है, विलय की सिद्धांत। ठीक है, अब इसके यानी व्यक्तिगत सिद्धांत लिख देते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत कौन लेकर के आया? तो कहिए कि ये लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं, तो 1854 ईस्वी में अगर बात कर देते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर के आता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर के आता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत में क्या था कि भारत में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। डाक टिकट समझते हैं? डाक टिकट का क्या हुआ था? प्रचलन हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में डाक टिकट का प्रथम बार प्रचलन हुआ था? तो किसके शासनकाल में? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब इसको ये क्या रेलवे का जनक बोला जाता है? क्यों इसे रेलवे का जनक बोला जाता है? तो जनक बोलने का रीजन क्या है कि इसी के शासनकाल में 16 अप्रैल की बात कर देते हैं, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को क्या हुआ था कि मुंबई से थाने के बीच में, किसके बीच में? तो कहिए कि मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से कहां के बीच में? तो थाने के बीच में प्रथम बार क्या चलाया गया था? तो रेल चलाया गया था। कितने किलोमीटर? तो कहिए कि 34 किलोमीटर ये आपको चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? और हाँ, एक और बता देते हैं कि 1852 ईस्वी में क्या था कि इनाम कमीशन का गठन किया गया था। इनाम कमीशन का क्या किया गया था? तो गठन किया गया था। ठीक, तो किसके शासनकाल में हो रहा है? तो सर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? काफी आसान क्वेश्चन है। पानीपत का 1526 ईस्वी में किसके बीच में, कहा, किसके किसके बीच में हुआ था? तो चलिए बताइए, बाबर और किसके बीच में? तो बाबर और किसके बीच में? तो कहे कि इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर उसके बाद में 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और किसके बीच में? तो कहिए कि हेमू के बीच में। ठीक है, और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर कौन सा, ध्यान रखना है क्या? तो सिंपल से याद है सभी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ की अगर बात कर लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना पहले की अगर बात करते हैं, तो सबको पता है कि ये किए थे कौन? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। अब राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, इससे आपको और जानकारी इकट्ठा होगा, और आपको चीजों को जितना ज्यादा आपको क्या होगा ना कि देखिए, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई। किन्हीं को लगता है ना कि हम बहुत ज्यादा पढ़ करके सिलेक्शन लेंगे, नहीं नहीं नहीं, गलत काम कर रहे हैं आप। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, वही चीजों को लिमिटेड पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है। जितना ज्यादा मैक्सिमम रिवीजन करोगे ना, उतना आपके जो होगा ना नॉलेज में निखार आता जाएगा। ठीक, कम जानो भाई,
वही तो बात है कि ढेर मनी खाली पचबे नहीं किया तो कौनो फायदा थोड़े नहीं है, ऊपरे दिया उलटिए दिए तो कौन फायदा है। अरे भाई कमे खाए लेकिन पचा लिए तो वो ना फायदा है, शरीर के लिए फायदा करेगा। बस वही बात है, यहाँ पे कमे जानो लेकिन उसको भूलो नहीं। चलिए ब्रह्म समाज की अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में सबसे पहले अब देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, पता है इनका जन्म कब हुआ था? देखिएगा इनका जन्म की अगर हम बात कर देते हैं तो 1774 ईस्वी में इनका क्या होता है तो जन्म होता है। तो कहाँ में होता है तो क्या कि कलकत्ता में इनका जन्म होता है। और इनका एक भाई थे और ये पटना में पढ़े लिखे थे। ये हमारी पटना है ना, वहीं पटना में ये पढ़े लिखे थे। इनका भाई का देहांत हो जाता है तो इनकी भाभी जो थी, इनकी भाभी को क्या किया जाता है, जिंदे जलाया जाता है। जो सती प्रथा था इससे काफी ज्यादा हताहत थे और वही घड़ी ठाने थे कि सती प्रथा को हम क्या करेंगे, खत्म करवा कर रखेंगे। तो सती प्रथा को क्या किया गया था, इनके सहयोग से खत्म करवाया गया था। ठीक है, तो जानते ही हैं। अगर हम बात कर देते हैं कि 1815 ईस्वी में क्या था कि एक आत्मीय सभा के क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ये मूर्ति पूजा ये सब का विरोधी है। ठीक है, आत्मीय सभा के क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। लेकिन जो पश्चिमी जो शिक्षा है उसको ये एकदम ठीक क्या है, समर्थक है। ठीक है, यार भाई जानो, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, भारत का, भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है तो कि भारतीय पुनर्जागरण का क्या बोला जाता है तो पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है। तो आपको ये भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे बोला जाता है तो यही राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आत्मीय सभा का स्थापना कब करते हैं तो कहिए कि 1815 ईस्वी में। तो 1820 ईस्वी में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है। उस पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसेस ऑफ जीसस, प्रिंसेस ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखा जाता है। ठीक है, जीसस नामक एक पुस्तक लिखा जाता है किनके द्वारा तो ये इन्हीं के द्वारा। 1828 ईस्वी में क्या करते हैं कि ये ब्रह्म समाज का क्या कर देते हैं, ब्रह्म समाज का ये स्थापना कर देते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज का ये स्थापना करते हैं 1828 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके राजा की उपाधि किसने दिया था। तो इनके राजा की उपाधि की अगर बात कर देते हैं तो अकबर द्वितीय ने क्या किया था, ये उपाधि दिया था। ठीक है, अब ये क्या था कि अकबर द्वितीय का पेंशन भैया बंद हो गया था। ठीक है, अब ये पेंशन चालू करवाने के लिए कहाँ गए थे, ये अकबर द्वितीय इनके सामने आया, कहा कि ये भाई जी आप ही वो पढ़ा लिखा लगते हैं। क्योंकि देखिएगा उस समय गवर्नर जिसमें भारत का उस समय क्या था, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ना। तो उस समय उतने बड़े पद से बात करना में लोग, जैसे आज के लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो कैसा लगता है कि अरे भाई कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो समझिए कि आज से कब की बात है, 200-250 साल पहले की बात है। तो वहां से बात करना समझ रहे हैं, तो राजा को भी लगता था कि अरे यार खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, खूब तेज तरार है, तो इसी से हम बात करते हैं। तो यही ये अकबर द्वितीय जो था, जो राजा राम मोहन राय को कहता है कि भाई ये पेंशन चालू करवा दो ना भाई, जो कुछ नहीं चल रहा है, कुछ रोजी रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए, पेंशन एकदम बंद हो गया है। तब ये पेंशन चालू करवाने के लिए कहाँ जाते हैं तो कि इंग्लैंड जाते हैं। अब ये इंग्लैंड जाते हैं और फिर वहीं पर इंग्लैंड में ही एक स्थान है, कहाँ, ब्रिस्टल। अब ये ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनका क्या हो जाता है तो कि मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर तो मिल गया होगा आपको। तो 1828 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ था ब्रह्म समाज का। आत्मीय सभा का कब, 1815 ईस्वी में। आगे क्या बोला गया है, 1857 टू 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिएगा इसका पुस्तक के लेखक कौन है तो बीडी सावरकर है। ये पुस्तक के लेखक कौन है तो कि बीडी सावरकर है। एक और पुस्तक है 1857, 1857 ऐसे लिखा, हिंदी में लिखा गया है। ठीक है ना, 1857। ठीक है, तो इसके पुस्तक लेखक कौन है तो SS सेन, सुरेंद्र नाथ सेन है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर तो आपको मिल गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिएगा भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था तो 8 अगस्त, आपको तो पता है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो अब वहां पे जो सरकार जो बना था, 3 जगह सरकार, ये देखिए कौन कौन जगह पे बना था। एक था सतारा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, एक था तामलुक, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और एक था कहाँ तो आपको बलिया। ये बलिया किसके नेतृत्व में तो चित्तूर पांडे के नेतृत्व में, चित्तूर पांडे के नेतृत्व में बना था। ठीक है, अगर एक थोड़ा बहुत मतलब कुछ बोला जाता है, कल्चर में भी कुछ समय तक चला था। ठीक है, तो सतारा में जो था, जो सबसे अधिक समय तक चला था, सबसे अधिक समय तक, यानी सबसे अधिक समय तक सबसे लंबा सरकार कहाँ चला था तो ये आपको चला था सतारा में। यानी समानांतर सरकार समझते हैं ना कि तुम हो साथ साथ हमरो सरकार चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। कौन से किया था
सर लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, कहाँ? अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो कहिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद की अगर बात कर देते हैं तो कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? तो कहे कि 1923 ईस्वी का जो दिल्ली दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था ना, दिल्ली अधिवेशन कांग्रेस का, वहां पे ये अध्यक्षता किए थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहने वाले भी व्यक्ति हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करते हैं तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। क्या बोला गया कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के नरमपंथी, देखिएगा गर्मपंथी नरमपंथी की तो सबके पता है, 1907 से गर्मपंथी कितना ज्यादा उग्र हो गया था, इसीलिए बंटवारा भी हो जाता है। तो कब से कब तक चला था? तो जब से स्थापना हुआ था 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, क्योंकि 1905 ईस्वी में आपको बंग भंग आंदोलन होता है, यानी स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो पता है ना, बंगाल से स्टार्ट होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो 1885 से 1905, इसी से आपको क्या था, फिर उग्रवादी रूप धारण करने लगता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड अभी हमने चर्चा किया 13 अप्रैल 1979 ईस्वी, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? देखिएगा साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं तो 1927 ईस्वी में इसका गठन हो गया था। 7 को मेंबर था, सभी के सभी क्या था, अंग्रेज था, तो इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। इसीलिए इसका बोला जाता है तो कि इसे व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। अब इसके विरोध करते थे, कहे सब इंडियन विरोध करता था कि भाई देखो तुम हमारे बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करोगे, हमारे व्यक्ति को वो है ही नहीं है, तो समझ रहे हैं कि गलत काम है कि नहीं? तो कि हाँ गलत काम है। तो इसका ये मतलब कि क्या क्या ये सुझाव दिया था? सुझाव ये दिया था कि जिस समय प्रांत में जो है ना, ये प्रांत में ये द्विशासनीय व्यवस्था को क्या करने के लिए बोला था? द्विशासनीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बोला था। ठीक है, द्विशासनीय व्यवस्था को क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए बोला था और उसको उत्तरदायित्व को सौंपने के लिए बोला था कि उसको सौंप दिया जाए। फिर उसके बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन जो था, सांप्रदायिक निर्वाचन था, इसको बोला था कि देखो भाई इसे एकदम जारी रखो, इसे एकदम जारी रखो। ये साइमन कमीशन बोला था। अब ये भारत में आया कब था? तो देखिएगा भारत में आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, और इसी के विरोध में भारत में कई कई जगह पे इसको क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। जैसे में मुंबई में सबसे पहले ये आया था, और फिर उसके बाद में जो पंजाब जब गया था, जैसे में इसको जांच पड़ताल करके बताना, रिपोर्ट बताना था कि जो पहले सब जो एक्ट आया था उसी के बारे में इसको बताना था। इसी के सिफारिश पर अगला जो एक्ट आने वाला था, इसी के सिफारिश पर सब आएगा। तो अब इसका विरोध हो रहा था, तो इसके विरोध कौन कर रहे थे? तो आपको तो पता ही है। जो फिर उसके बाद आपको जो हमारे ये लाला लाजपत राय के बारे में तो जानते ही हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को इनको लाठी से सब मार दिया गया था, मतलब कि आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो वहां का जो एसपी था और वहां के जो सिपाही था उसके द्वारा इनको लाला लाजपत राय को मारा गया था। अब यही इसका बदला लेते हैं, कौन लेते हैं? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से मिलकर के बदला लेते हैं और वो सॉन्डर्स को हत्या कर देते हैं। और फिर आपको दिल्ली में जो आपको बम फेंकते हैं उसके वहां से समझिए कि तार कैसे खुलता है, तो पता ही है सबको। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो भारत में कब आया? तो 1928 ईस्वी में ये भारत में आ गया था। तो रिपोर्ट ये कब प्रकाशित करता है? तो 1930 ईस्वी में ये क्या करता है? रिपोर्ट प्रकाशित कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक था। कैसा लगता है वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर ना अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इच्छा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं इच्छा होगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरी आक्रामकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। किसी से कोई हमदर्दी यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, सीधा आपने टारगेट जो डिसाइड किया है वो टारगेट डिसाइड कीजिए और फालतू लोगों को अपनी जिंदगी से दखल कीजिए, बेदखल कीजिए, उसको साइड कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।